हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका पेडागोजी पाठशाला में। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एडोलसेंस, जिसे हिंदी में हम किशोरावस्था कहते हैं। तो आइए देखते हैं। 13 से 18 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसे हम किशोरावस्था कहते हैं और इसे ही हम लोग टीनेज भी कहते हैं। कई बुक्स में ये आपको 12 से 18 वर्ष मिल जाएगी, लेकिन उसमें होता ये है 12 वर्ष के अंत से और 13 वर्ष की शुरुआत से इसे मानते हैं, इसीलिए कई बुक्स में इसे 12 वर्ष भी कंसीडर कर लेते हैं। एडोलसेंस जो वर्ड है हमारा, ये एक लैटिन वर्ड एडोल्सियर से लिया गया है, जिसका मतलब होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। उसके बाद एडोलसेंस इज अ पीरियड ऑफ ग्रेट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, स्टॉर्म एंड स्ट्राइक। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। ऐसा हमारे स्टेनले हॉल, जो एक बहुत ही मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी एडोलसेंस 1904 में। उसमें बताया था कि जो किशोरावस्था होती है बड़े संघर्ष, तूफान की अवस्था होती है। कई बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि इनका नाम पूछ लेते हैं और ये डेफिनेशन देते हैं कि ये डेफिनेशन किसने दी थी। तो वो डेफिनेशन हमारी स्टेनले हॉल ने दी थी, 1904 में दी थी, और इनकी बुक का नाम था एडोलसेंस। इट इज कॉल्ड द ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड। इसे ट्रांजिशनल पीरियड भी कहते हैं। ट्रांजिशनल पीरियड इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बाल्यावस्था के बाद और वयस्कता के पहले जो अवस्था होती है वो होती है, इसीलिए इसे ट्रांजिशनल पीरियड बिटवीन, मतलब बाल्यावस्था के बाद और अडल्टहुड के पहले का जो पीरियड होता है उसमें एक संधि होती है, जिसके कारण इसे ट्रांजिशनल पीरियड कहते हैं। दिस पीरियड इज कॉल्ड अ गोल्डन एज। इसे स्वर्ण काल भी कहा जाता है। देयर इज अ फीलिंग ऑफ आइडल वर्शिप इन दिस स्टेज। इस अवस्था में वीर पूजा की अनुभूति होती है। आपने देखा होगा कि जो किशोरावस्था के बच्चे होते हैं, जो 13 से 18 वर्ष तक के होते हैं, ये किसी एक इंसान को अपना आइडल मान लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा हनुमान जी हो गए, बहुत ज्यादा लोग देखते होंगे कि मंगलवार के दिन व्रत रखते हैं, हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, उन्हें लड़के अपना आइडल मानने लगते हैं। कई बार देखा होगा भगत सिंह हो गए और हमारे फ्रीडम फाइटर्स हो गए, या कोई और भी जिसके क्वालिटीज से आप इंस्पायर होते हो उसे आप अपना आइडल मान लेते हो। तो इस एज में आइडल वर्शिप होती है, मतलब वीर पूजा की भावना होती है। आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलसेंस, किशोरावस्था की विशेषताएं। इसमें जो हमारी पहली विशेषता है वो है फिजिकल डेवलपमेंट, यानी शारीरिक विकास। इस अवस्था में जो शारीरिक विकास होता है वो बहुत तीव्र गति से होता है। एक हमारा किशोरावस्था में जो शारीरिक विकास होता है वो बहुत तीव्र गति से होता है, और एक शैशवावस्था में बहुत तीव्र गति से शारीरिक विकास होता है। इस अवस्था में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, बहुत सारे फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, बॉडी की हाइट, वेट, शेप, साइज सब पूरी तरह से चेंज हो रहा होता है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि जो किशोरावस्था में बॉडी में बहुत फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसके बाद इसी रिगार्डिंग कार्ल सैनिक कहते हैं कि इस अवस्था में किशोर और किशोरियों, किशोर मतलब मेल्स और किशोरियां फीमेल, किशोर और किशोरियों को अपने शरीर एवं स्वास्थ्य की विशेष चिंता रहती है। किशोरों के लिए बलशाली, स्वास्थ्य और उत्साही बनना एवं किशोरियों के लिए अपनी आकृति को स्त्रीत्व आकर्षण प्रदान करना महत्वपूर्ण होता है, ऐसा कार्ल सैनिक कहते हैं। और इस एज के जो बच्चे होते हैं उनका डाइजेस्टिव सिस्टम काफी अच्छा वर्क करता है, वो कुछ भी खाएं तुरंत डाइजेस्ट होता है, वो काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं इस एज के बच्चे। उनमें उतना फैट देखने को आपको जल्दी नहीं मिलेगा। उसके बाद जो हमारा सेकंड है फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। इसमें आत्मसम्मान की भावना बच्चों के अंदर जागृत होने लगती है। अगर उनका जो फ्रेंड सर्कल है उनके सामने आप उन्हें कुछ समझाने लगे या आपने किसी चीज के लिए उन्हें डांट दिया है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ले लेते हैं और कहीं ना कहीं अपने ईगो पे ले लेते हैं। तो इस स्टेज पे जो सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना होती है वो कुछ ज्यादा ही जाग जाती है। उसके बाद हमारा थर्ड होता है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन क्या होता है, मतलब बिना वस्तु को दिखाए उसके बारे में सोचना या समझाना, वो अमूर्त चिंतन होता है। और जो मूर्त चिंतन होता है, मतलब वस्तु को दिखाकर उसके बारे में समझाना। शैशवावस्था में हमारा मूर्त चिंतन कराया जाता है। उसके बाद बाल्यावस्था में हमारा पहले मूर्त चिंतन होता है, उसके बाद अमूर्त चिंतन स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन इस स्टेज में अमूर्त चिंतन पूरी तरह से विकसित हो जाता है। उसके बाद होता है डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन, मतलब कल्पना शक्ति का विकास। जो एडोलसेंस की एज होती है उसमें आपका सर्वांगीण विकास हो रहा होता है, मतलब आपका फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, सोशल भी, मॉरल भी, मेंटल भी और इमोशनल भी। तो जब इस स्टेज में आपका मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है तो आपकी इमेजिनेशन पावर भी बढ़ती है,
मतलब आपकी कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है कैपेसिटी टू कंसंट्रेट, इसमें जो ध्यान केंद्रित करने की क्षमता होती है वो भी विकसित होती है, क्योंकि आपका मेंटल डेवलपमेंट यहाँ पर काफी तेजी से हो रहा है। आगे देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ परमानेंट मेमोरी। इस अवस्था में परमानेंट मेमोरी एक्टिव हो जाती है, यानी जो बाल्यावस्था में आपकी रटंत मेमोरी काम कर रही होती है वो अब यहाँ पर परमानेंट मेमोरी उसकी जगह ले लेती है। तभी आपने देखा होगा कि जो बाल्यावस्था में चीजें सिखाई जाती हैं वो शायद उतने लंबे समय तक आपको याद ना रहे, लेकिन आप जो अपने किशोरावस्था में जो चीजें सीखते हो, जो एक्सपीरियंस करते हो, वो आपको लाइफ टाइम याद रहता है। उसका रीजन यही है क्योंकि वहां पर जो आपकी रटंत स्मृति है उसकी जगह कहीं ना कहीं आपकी परमानेंट मेमोरी ने ले ली है। अब जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है डेवलपमेंट ऑफ लॉजिक, मतलब तर्क का विकास हो जाता है। आप बच्चे को कुछ भी बता रहे हो, कोई भी चीज एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उसमें उसका क्रॉस क्वेश्चन करने के लिए वो तुरंत रेडी होता है कि हाँ ऐसा क्यों है और ऐसा किस लिए है। तो कहीं ना कहीं बच्चे के अंदर तर्क का विकास हो रहा है। ये हमारा बाल्यावस्था से स्टार्ट होता है, लेकिन इस अवस्था में पूरी तरह से वो दिखने लगता है। आप कोई भी चीज समझा रहे हो जल्दी एग्री नहीं करेगा, उसके पास इफ एंड बट होंगे उस चीज के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट, यानी रुचि का विकास। इसमें जो बॉयज होते हैं उनका इंटरेस्ट अलग हो जाता है, जो गर्ल्स होती है उनका इंटरेस्ट अलग होता है। जैसे बॉयज हैं वो गेम्स में, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज में ज्यादा पार्ट लेने लगते हैं, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इस टाइप की चीजें वो खेलना स्टार्ट कर देते हैं। और जो गर्ल्स होती हैं वो कहीं ना कहीं डांसिंग, म्यूजिक, सिंगिंग, आर्ट, इस तरह की चीजों में वो इंटरेस्ट लेना शुरू कर देती हैं। उसके बाद इसमें जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है एबिलिटी टू डिसीजन मेकिंग। इसमें जो निर्णय लेने की क्षमता होती है वो विकसित हो जाती है। निर्णय लेने की क्षमता का एग्जांपल हम आपको समझाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 9th-10th में बच्चे अपना सब्जेक्ट चूज करते हैं, जो वो इन फ्यूचर बनना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग वो अपना सब्जेक्ट चूज करते हैं। अगर किसी को बैंकिंग लाइन में जाना है तो वो कॉमर्स, किसी को इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है तो मैथ्स, किसी को साइंस साइड में जाना है तो साइंस लेता है। तो इसी तरह कहीं ना कहीं वो अपने फ्यूचर में जो बनना चाहते हैं उसके लिए अपने सब्जेक्ट चूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो उस चीज के लिए डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए वो डिसीजन ले रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो इस एज के बच्चे होते हैं उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हमारा कॉन्शियसनेस अबाउट फ्यूचर, अपने भविष्य के लेकर वो काफी चिंतित होना स्टार्ट हो जाते हैं इस एज से, कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो इस टाइम पीरियड से ही सोचना शुरू कर देते हैं। उसके बाद आता है हमारा इंटरेस्ट इन सोशल वर्क। जो इस एज के बच्चे होते हैं वो सामाजिक कार्यों में रुचि लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज हमने एडोलसेंस के बारे में समझा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें, और केवीएस के रिगार्डिंग किसी भी तरह की हेल्प की जरूरत हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच।